हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आज हम 4 दिनों से आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक ना। आप लोगों का जो है मैथ का जो सीरीज है वो जीरो से हीरो का सीरीज जो है चालू होने वाला है 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल को दोपहर से जो है आप लोगों का लाइव क्लास चालू होगा मैथ का फाउंडेशन लेवल से। क्लास 10th में जो भी स्टूडेंट है या भविष्य में जो भी स्टूडेंट क्लास 10th का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक ना, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक ना। 10 अप्रैल से और दोपहर के समय में, ठीक ना, जुड़ सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए, ठीक ना। आज आप लोगों का जो है ये लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक ना, एक मैथ का, ठीक ना, डेमो के तौर पे है, ठीक ना। तो देखिए आप लोगों के सामने हम चैप्टर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ यानी मौसों क्या होता है। अब देखिए ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी क्या 4। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ बोला है। अब बताइए सम संख्या आप लोगों को पता है सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या बता याद रखें जिसके अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक ना। याद रखना है कोई भी संख्या है जिसके अंतिम में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा, ठीक ना। तो हमको यहाँ पर क्या कह रहा है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए पहला सम संख्या हमारा क्या है 2 और दूसरा सम संख्या क्या है 4। अब 2 और 4 दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो आप लोग को पता ही होगा जो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, जैसे कि 2 और 4 है तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा सम संख्या क्या होता है और उसका एचसीएफ समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब देखिए आप लोगों को याद रहना चाहिए बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा ही अभाज्य संख्या के ऊपर, ठीक ना। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए वैसी संख्या जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए 27, देखिए भाई 27 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 27 का भाई 9 भी निकलेगा, 3 भी निकलेगा, अलग अलग क्या निकलेंगे फैक्टर निकलेंगे। तो 27 तो अभाज्य संख्या है नहीं। जो अभाज्य संख्या नहीं है वो कैसा संख्या है, जो अभाज्य संख्या नहीं है वो कैसा संख्या है भाज्य संख्या है, ठीक ना। याद रखेंगे जो अभाज्य नहीं है वो क्या है भाज्य है। 35 में भी अलग अलग फैक्टर निकलेंगे। 13, 56, देखिए 56 में भी अलग अलग फैक्टर निकलेंगे। तो 13 इज क्या है राइट आंसर। 13 में 13 और 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। वही कह रहा है स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से जो विभाजित नहीं होता है वो संख्या हमारा क्या कहलाएगा अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, इधर देखते हैं अपने लोग का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पाई किस प्रकार की संख्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान देंगे ये जो क्वेश्चन होता है वीवीआई, तो आप लोग को पता होना चाहिए जो पाई का जो वैल्यू होता है, एक्चुअल में पाई का वैल्यू क्या होता है बताइए। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए जो पाई का जो वैल्यू है 22/7 या 3.14 जो होता है ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। एक्चुअल में ये जो है एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, लगभग में इतना होता है, लेकिन इसके आसपास होता है। इसीलिए एक्चुअल में जो है पाई को क्या माना गया, पाई को एक अपरिमेय संख्या माना गया। क्या माना गया, अपरिमेय संख्या। लेकिन एक्चुअल में अगर कहीं 22/7 लिखा रहे
तो हम लोग कह सकते हैं जो P बटा Q लिखा हुआ है और PQ एक दूसरे से क्या हो रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है। इसीलिए अगर 22/7 लिखा रहे, पाई का वैल्यू लिखा रहे, तो वहां पे हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन अगर पाई का वैल्यू नहीं लिखा है, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है जो पाई कैसी संख्या है, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है और स्टूडेंट लोगों को क्या करता है, फंसाता है, ठीक ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर बढ़िया तरीके से रिवीजन करें, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात करते हैं। आप बताइए, आप लोग बताइए, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है उससे हम लोग क्या ज्ञात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है हम लोग लॉसो यानी एलसीएम ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं, मौसो या भागफल या शेषफल। तो आप लोग को यह ज्ञात होना चाहिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उससे हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे ये बताना है जो एलसीएम का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक ना, फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक ना, और एलसीएम जो होता है उसका और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। इन दोनों का फुल फॉर्म आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन में बताना है, ठीक ना, आंसर में, ठीक ना, कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है संख्या 2.1311133 ये डॉट 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 अनंत तक जाएगा, ठीक ना। तो आपको बताना ये है यह संख्या जो है कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए नंबर सिस्टम, जैसे कि क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो आप लोग को ध्यान देना यह है जो नंबर सिस्टम हमारा क्या कहता है, सभी संख्याओं के बारे में बताता है। जैसे कि पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक संख्या जो होता है कैसे होता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 ये अनंत तक जाएगा, इधर ऋणात्मक भी -1 -2 -3 -4, ठीक ना, और -5, ठीक ना, ये भी इधर क्या जाएगा अनंत तक। तो यहाँ पर ध्यान देना पूर्णांक संख्या एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे, तो ये जो होता है ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक ना, और ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। और ये जो है जीरो भी एक पूर्णांक है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे हमको जो जीरो कौन सा पूर्णांक है, ठीक ना। तो क्योंकि जीरो भी एक एक्चुअल में जीरो भी एक पूर्णांक है, ठीक ना, जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक में से किसी भी पूर्णांक का प्रवाह नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन पूर्णांक कहते हैं। तो जीरो कैसा पूर्णांक है, उदासीन पूर्णांक है, याद रखना है आप लोग को, ठीक ना। आगे देखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां याद रखना है जहां क्यू क्या होता है, जहां पर पहली बात तो याद रखना है पी व क्यू क्या होता है, सह अभाज्य होता है, सह अभाज्य होने का क्या मतलब होता है, सह अभाज्य होने का मतलब है एक दूसरे से विभाजित नहीं होना। तो पी और क्यू में एक दूसरे से भाग नहीं लगता है यानी विभाजित नहीं होता है। अलग बात, उससे अगला बात यह है, ठीक ना, जो पी और क्यू जो होता है यह एक पूर्णांक होता है, पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है। जो पी क्यू है, पी और क्यू जो है ये क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो याद रखना है आप लोग को, ठीक ना, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक ना, जहां पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य है और पी क्यू क्या पूर्णांक भी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अब जो भी संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो आप लोग को पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या में क्या क्या होता है, वहां पे भी आप लोग को समझ में आना चाहिए अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो आप लोग को याद रहे कि अपरिमेय संख्या अपने लोग को कैसे पता होगा, जो ये परिमेय है या अपरिमेय है या प्राकृत है या पूर्णांक है। तो आप लोग को इसके लिए दशमलव प्रसार आते रहना चाहिए, क्या आते रहना चाहिए, दशमलव क्या प्रसार। तो दशमलव प्रसार जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत, अशांत, ठीक ना। अशांत में भी दो टाइप का होता है, आवर्ती होता है, ठीक है, और क्या होता है, अनावर्ती होता है, ठीक ना। तो आवर्ती और क्या होता है, अनावर्ती होता है, ठीक ना, आवर्ती और अनावर्ती होता है। तो देखिए जो भी दशमलव प्रसार अनावर्ती रहेगा, अनावर्ती जैसे कि मान के चलो आवर्ती दशमलव प्रसार वो होगा जो किसी निश्चित संख्या पे जाकर के क्या हो जाएगा, उसका मतलब भाग पूरा पूरी क्या हो जाएगा, लग जाएगा, वो क्या है आवर्ती। और जो किसी निश्चित संख्या पर भाग नहीं लगेगा वो क्या हो जाएगा, अनावर्ती होगा।
तो आप लोग को पता होना चाहिए जो अनावर्ती जो होता है वो क्या होता है, ये जो है अपरिमेय संख्या होता है, ये क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक ना। और जो आवर्ती होता है, जो किसी निश्चित संख्या पे खत्म हो जाता है, वो क्या होता है, वो अपरिमेय नहीं होता है, ठीक ना, वो परिमेय संख्या होता है। जैसे कि आप लोग को 17/8 लिखें तो ये क्या है, आवर्ती है, और 10/3 लिखेंगे तो ये अनावर्ती है, क्योंकि यह कभी भी खत्म नहीं होगा, ये बढ़ते ही जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये जो दशमलव प्रसार है ये बढ़ते ही जा रहा है, ठीक ना, तो ये कैसा है, अनावर्ती है। ये अनावर्ती है, इसीलिए ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो आई होप आप लोग को जो है हमारी एक्सप्लेनेशन जो है आप लोग को समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, 6 क्या कहता है, देखिए कहता है क्या, सह अभाज्य संख्या को प्राइम संख्याओं का महसो क्या होता है। अब बताइए, सह अभाज्य संख्याओं का महसो क्या होता है, बताइए। जो संख्या आपस में विभाजित नहीं होता है, ठीक ना, उसका महसो क्या होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रहना चाहिए, दो लगातार संख्या हो या सह अभाज्य संख्या हो, उसका महसो हमेशा क्या आता है, जल्दी बताइए, एक आता है। तो सह अभाज्य संख्याओं का महसो क्या आता है, एक आता है। तो आप लोग को याद होना चाहिए, सह अभाज्य संख्याओं का महसो क्या आता है, एक होता है हमेशा, ठीक ना। या यहाँ पे आप लोग से ये पूछ ले, दो लगातार संख्याओं का महसो क्या पूछे, दो लगातार संख्याओं का क्या पूछे, का महसो। तो याद रखिएगा, दो लगातार संख्याओं का महसो भी क्या होता है, एक होता है। याद रखना है आप लोग को, दो लगातार संख्याओं का महसो भी एक होता है। और सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर का भी महसो क्या होता है, एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या, जो निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, आप लोग को बताना है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए तो √3, ठीक ना, 2 क्या है, 2 फिर से 2 है, ठीक ना, बट्टे में है, ये बट्टे में, इसका मतलब है 2√2 बट्टे में √2, एक ये है, एक है 4 प्लस क्या है, 4 प्लस √5 है, एक √6 है। तो आप लोग को याद रहना चाहिए, जो रूट में कोई भी संख्या हो, ठीक ना, तो वो संख्या क्या होता है, अपरिमेय होता है। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, अगर रूट में किसी संख्या का वर्ग हो, रूट में किसी संख्या का वर्ग, जैसे कि √1 हो गया, √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, रूट आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाता है, √36 हो गया, √25 हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। इसके अलावा जो अन्य रूट में कोई भी संख्या होता है, ठीक ना, जो वर्ग नहीं होता है पूर्णतः, वो क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है हमको परिमेय देखने के लिए, तो √3 तो भाई नहीं होगा, क्योंकि √3 हो ही नहीं सकता है, √6 भी नहीं होगा, 4 प्लस √5 भी नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ आइए, इसको देखिए, 2 क्या है, 2 अब बटे में √2, ये हमको बेवकूफ बनाने का अपने लोग को क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये कट जाएगा, ऊपर नीचे रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2, और 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, बी इज ए राइट आंसर, ठीक ना। आप लोग को पता होना चाहिए बी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, बताइए भाई, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 870 है, और उसका मौसो कितना है, 17 है, तो संख्या का लॉसो कितना होगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है आप लोग अगर निकाले होंगे एचसीएफ, तो आप लोग को पता होगा जी इसको कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है आप लोग को पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF, ठीक ना, गुणे एलसीएम होता है। जैसे कि मान के चलिए दो संख्या हमारे पास A है और B है, तो A गुना B बराबर होगा HCF AB का, ठीक ना, और गुना क्या होगा LCM कथी का, बताइए AB का, ठीक ना। तो आप लोग को यहाँ पता होना चाहिए, जो हमारा दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, तो A गुना B दे रखा है पहले से ही 8670 दे रखा है, ठीक ना, बराबर HCF हमारा कितना दिया हुआ है, तो 17 दिया है इसी AB का, दोनों संख्या का। हमको ज्ञात करना है LCM कथी का, AB का हमको क्या ज्ञात करना है, LCM। 17 आ जाएगा इधर भाग में, तो हमारा क्या हो जाएगा 8670 भागा क्या हो जाएगा 17, बराबर में क्या हो जाएगा LCM। आप देखिए यहाँ पे
17 पचे क्या हो जाएगा 85, और 17 इकाई क्या हो जाएगा 17, जीरो का क्या हो जाएगा 0, तो 500 क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा जल्दी बताइए। एलसीएम इज इक्वल टू 510 इज ए राइट आंसर। बताइए भाई 510 कहीं आंसर दिख रहा है आप लोग को? तब 500 यहाँ देखिए 102 है तो ये आंसर नहीं होगा, 85 है नहीं होगा, 410 नहीं होगा, राइट आंसर इज क्या हो जाएगा 510। ठीक ना, देखिए मैथ पढ़ते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़िया रहना चाहिए, जोड़ घटाओ सब, ठीक ना। अगर बढ़िया नहीं रहेगा, भाग गुना नहीं करने आएगा तो फिर 10वां में जाने का क्या ही फायदा भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होती है? बताइए 0 और जो 50 के बीच में जो है विषम संख्या कितनी होती है? 26 होता है, 25 होता है, 24 होता है और 27 होता है। आप लोग को बताना है जो 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हो सकती है। तो आप लोग को पता है विषम संख्याएं किसे कहते हैं भाई? तो विषम संख्याएं जो सम संख्या नहीं है भाई, विषम संख्या है। जैसे कि मान के चले वैसी संख्या जिसके अंतिम में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, जिसके अंतिम में क्या हो जल्दी बताओ, अंतिम में क्या क्या हो, 1 3 5 7 9 है, वो संख्या क्या है विषम संख्या है। तो आप लोग ध्यान देंगे तो 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होगी, तो आप लोग को पता होना चाहिए जो 0 और 50 के बीच में आधा क्या होगा, 50 संख्या होता है तो उसमें आधा सम संख्या, आधा क्या है विषम संख्या है। तो भाई क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज बी, यानी 0 और 50 के बीच में 25 कैसी संख्याएं होती है, विषम संख्याएं होती है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए शांत दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात किया जाता है, तो भाग दे करके नहीं ज्ञात करना है शांत दशमलव प्रसार। तो जैसे कि मान के चलिए 15 बटा क्या है भाई 1600 है, 15 बटा क्या है 1600 है। तो आप लोग को एक बात बताते हैं, जो शांत दशमलव प्रसार जिसका होगा, ठीक ना, शांत क्या होगा दशमलव प्रसार जिसका होगा, ठीक ना, शांत जिसका क्या होगा, जिसका दशमलव प्रसार जो होगा, शांत दशमलव प्रसार का बात क्या कहता है, जो Q के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड याद रखना है, Q के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक ना, क्या कहता है Q के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक ना, 2 के घात m गुने 5 के घात n हो, ठीक ना, या 2 के घात m व 5 के घात n में से केवल एक हो, केवल क्या हो एक हो, ठीक ना। इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है जैसे कि हम P बटा Q को लिखे हैं, P बटा Q के रूप में लिखे हैं, एक दशमलव प्रसार बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि Q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और जिसमें क्या हो 2 और 5 का घात देखना है, तो 2 और 5 का घात क्या हो, 2 का घात m गुने 5 का घात क्या होना चाहिए n होना चाहिए, यानी 2 और 5 होना चाहिए, या नहीं तो 2 होना चाहिए, या नहीं तो 5 होना चाहिए अकेला। तो जैसे कि 16 बटा 1500 है, तो ये तो पहले कट जाएगा हमारे पास, तो कट किससे जाएगा, तो 5 से हम लोग काट देंगे, 5 तिया क्या हो जाता है 15 हो जाता है, और यहाँ पर 1 सेकेंड 5 से काटेंगे तो 5 तिया यहाँ पर क्या हो गया 15 हो गया, और फिर बच गया 1 0, 5 दूना क्या हो गया 10, और फिर 5 फिर 0 का क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, 3 बट्टा क्या हो गया 320 हो गया। अब 320 का हम लोग निकाल के चेक करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालो भाई, 2 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 160, 2 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 2 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओ 20 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओ क्या हो जाएगा 5, फिर 5 से लगाओ क्या हो जाएगा 1। अब आप लोग गौर से देखेंगे तो भाई ये जो Q है ये क्या है P बटा Q है, Q के अभाज्य गुण यानी 305 यानी 320 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है या तो 5 आ रहा है, तो भाई 2 और 5 दो ही चीज आ रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है जो इसमें Q के हमें अभी क्या बोले हैं, ठीक ना, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो या 2 और 5 में से कोई भी एक हो, ठीक ना, केवल कोई एक हो, ठीक ना। तो अपने लोग का पहला ही सवाल क्या मिल गया है, राइट आंसर मिल गया है। इसका मतलब इसमें 2 और 5 है तो इसका मतलब ये क्या है शांत दशमलव प्रसार है, और 2 5 नहीं होता तो ये शांत दशमलव प्रसार नहीं होता। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला,
ठीक ना। चलिए आप लोग को ये बताना है, यहाँ पे इसका आंसर बताना है। √10 गुना क्या है √15 बराबर क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। √10 गुना √15 बराबर क्या होता है। अब देखिए √10 है और √15 है, इसको गुना करके आप लोग कितना लिख सकते हैं बताइए। तो जैसे कि मान के चले अगर √10 को √5 को अगर तोड़ना चाहेंगे तो यहाँ इसको लिखेंगे √5 गुना लिखेंगे, कितना लिखेंगे 5 गुना लिखेंगे 2, 5 गुना 2 लिख सकते हैं और गुना करेंगे, इसको लिखेंगे कितना 5 गुना 3 लिखेंगे, 5 गुना 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो 5 तो बाहर आ जाएगा भाई, 5 क्या आ गया बाहर आ गया, लेकिन रूट के अंदर क्या रह गया। देखिए दो रूट को हम मल्टीप्लाई करते, देखिए रूट का गुना भाग आना बहुत जरूरी है। क्लास 9th में आप लोग को पहला चैप्टर में रूट का गुना भाग बढ़िया से सिखाया होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों जगह से रूट से बाहर क्या आ गया 5 आ गया, तो भाई सिंपल सी बात है बाहर में तो 5 आएगा, पहली बात। दूसरी बात √3 गुना क्या हो जाएगा, अंदर में क्या आएगा 6 आएगा, तो 5 √6 ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए भाई यहाँ 6 √5 है, ये तो नहीं होगा, √30 है ये तो नहीं होगा, √25 है ये तो नहीं होगा, इसका राइट आंसर इज क्या हो जाएगा 5 √6। अरे करे बातचीत नहीं करना है, ठीक ना। तो यहाँ क्या आएगा 5 √6 आ जाएगा, ठीक ना, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। देखिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होता है 1, और सबसे छोटा भाज्य संख्या जो है वो होता है 4। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणनफल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर इज क्या आ जाएगा 4 आएगा। तो 10 तो होगा नहीं, 6 नहीं भाई, 6 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, तो 4 इज क्या है राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो गया 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है बताइए भाई। आप लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अनंत हो सकती है। देखिए भाई दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो आप लोग को याद रखना है दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या हो सकता है, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, देखिए कहता क्या, n² - 1, 8 से विभाज्य है, ठीक ना। यदि n एक कैसी संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, प्राकृत संख्या होगा, विषम संख्या होगा, सम संख्या होगा। चलिए बताइए n² - 1 जो है 8 से विभाज्य है, यदि n क्या हो, एक पूर्णांक हो, प्राकृत हो, विषम हो, सम हो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर फटाफट से आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग फटाफट से करेंगे, ठीक ना। तो देखिए n² - 1 8 से विभाज्य है यदि n पूर्णांक हो, नहीं भाई पूर्णांक नहीं हो, ठीक ना। प्राकृत संख्या सम हो, नहीं प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या भी नहीं होगा भाई क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक ना। याद रखना है सम संख्या, एक तो सम संख्या है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा विषम संख्या होगा, क्या होगा विषम संख्या, क्योंकि -1 है ना यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 1 को फिर दबदबा है सारा, क्योंकि n² - 1 8 से विभाज्य है, तो क्या हो जाएगा n क्या होगा, कैसी संख्या होगा जल्दी बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है n कैसी संख्या होना चाहिए जल्दी बताइए। n जो होगा वो क्या होगा विषम संख्या होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 1/√2 1 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई रूट में जब भी आ गया तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। तो 1/4 क्या है अपरिमेय संख्याएं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, देखिए x के पावर 4 y तथा 12 xy का महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग फटाफट से देंगे, ठीक ना। याद रखना है देखिए 6x के पावर 4 y ये हो गया महत्तम, 6xy, ठीक ना,
12xy 12x के पावर 4y, ठीक ना। तो आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का जो है आंसर, आप लोगों को राइट आंसर चूज करके बताना है। जो 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होगा। तो देखिए भाई, इन दोनों में कॉमन फैक्टर निकालना। देखिए 6xy दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 6 भी आ जाएगा कॉमन। देखिए HCF जो क्या होता है, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक ना। क्या बोल रहा बोरे, ठीक ना। अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है क्या जो सर क्वेश्चन नंबर 12 गलत है। देखते हैं, मेरा स्टूडेंट बोल रहा है तो हमको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या का गुणनफल बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ना, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, एक सेकेंड, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, एक होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, अच्छा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है ना। हाँ सही बोले, एक तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक से तो सब में भाग लग ही जाता है ना। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होगा। तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 ही राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, ये क्वेश्चन का आंसर हम एक कर रहे थे यार। सबसे छोटा अभाज्य ने सम संख्या एक हो, नहीं सॉरी, विषम संख्या क्या होता है, सबसे छोटा जो होता है ना, सॉरी स्टूडेंट, ठीक ना, सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा, ठीक ना, विषम संख्या जो होता है ना, विषम संख्या, ध्यान नहीं रहा फ्लो में, सबसे छोटा विषम संख्या जो होता है ना, वो एक होता है यार। यहाँ पे अभाज्य संख्या की बात चल रहा है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 ही होता है, ठीक ना। चलो बढ़िया है, इसका राइट आंसर आप लोग सुधार लीजिएगा, 8 होगा इसका राइट आंसर, इस क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक ना। चलो गलती था इस क्वेश्चन का प्रेडिक्शन, ठीक ना। 2 होता है सबसे छोटा अभाज्य संख्या, ठीक ना। सबसे छोटा विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। ध्यान नहीं दिए थे, ठीक ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ पर थे अपने लोग, हो जाता है कभी कभी, क्या करिएगा मिस्टेक, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो हम बता दिए थे, प्रमेय संख्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में बताए थे। बोले थे क्या, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन HCF, ठीक ना। एस से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से क्या हो जाएगा, फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए तो 6xy 12xy, यहाँ पे 6 ले सकते हैं कॉमन, तो दोनों जगह से 6 आ गया कॉमन। तो भाई 12 वाला तो आंसर गलत पहले ही हो गया, 6 और 6 यहाँ आ गया, x और x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो x आ गया, y यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो y, तो 6xy क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला का आंसर क्या हो जाएगा, 6xy इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का स्वरूप होता है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का स्वरूप कैसा होता है। तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का स्वरूप होता है 2q, 2q प्लस 1, q प्लस 1 q। बताइए, समपूर्णांक की बात चल रहा है, प्रत्येक धनात्मक जो होता है, समपूर्णांक जो होता है वो कितना होता है, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। देखिए समपूर्णांक की अगर देखिए विषम की बात चलता, तो विषम में क्या हो जाता, 2q प्लस 1, ये क्या है, विषम पूर्णांक है, कैसा है, विषम पूर्णांक है, ठीक ना। q प्लस 1 ये भी क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए q जो है, q तो यहाँ पे, यहाँ पर धनात्मक समपूर्णांक की बात चला है तो नहीं होगा, ठीक ना। 2q इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है, क्या है, समपूर्णांक, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 17 का ए इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 17 का क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, 64 के, ध्यान दीजिएगा, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने में मौसो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मौसो क्या होगा, ठीक ना। भाग देने नहीं सॉरी, भाग देने पर मान क्या होगा, मौसो नहीं है सॉरी, यहाँ पर क्या, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। देखिए भाई 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, ठीक ना, याद रखेगा। और 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है, ठीक ना। तो 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर आंसर क्या आएगा, 2 आएगा।
2 आया है क्या यहाँ पे? चलिए देखिए 64 तो नहीं होगा भाई, 1/2 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। राइट आंसर इज बी, यानी 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए 64 जो होता है 64 वो क्या होता है, इसका वर्गमूल जो होता है वर्गमूल, ठीक ना, वो क्या होता है 8, और घनमूल क्या होता है इसका, घनमूल क्या होता है 4 होता है। इन दोनों को भाग देने पर क्या प्राप्त होगा अपने लोग का 2 प्राप्त होगा, इसीलिए 2 इजे क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है क्या, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक होगा। चलिए अपन लोग चेक करते हैं, 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक ना। 156 का आधा क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 से लगाएंगे, ठीक ना। 39 दूना क्या होता है 78 होता है, चलिए 39 हो जाएगा। 3 से लगाएंगे 13 हो जाएगा, 13 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए भाई 2 का कितना हो रहा है जल्दी बताइए, यहाँ पर हो रहा है 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 गुने 13 का पावर क्या हो जाएगा 1 हो रहा है। तो 2 का घातांक कितना हो रहा है 2 हो रहा है, 2 का घातांक कितना हो रहा है 2 इजे क्या हो जाएगा राइट आंसर। 3 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, तो 2 इजे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा 2 होगा। चलिए आप लोग को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा 2 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p रूट p होगा। देखिए यदि p एक अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग फटाफट से बताएंगे। यदि p एक अभाज्य संख्या है, ठीक ना, तो इसका क्या होगा रूट p का मान होगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत। देखिए रूट में है एक्चुअल में, अभाज्य संख्या है तो भाज्य तो है ही नहीं, तो अभाज्य संख्या है तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या कभी भी किसी भी संख्या का वर्गमूल या वर्ग नहीं हो सकता है, वर्गमूल नहीं हो सकता, इसीलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 को ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट। देखिए यहाँ पर कहता क्या है, कहता कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है, ठीक ना, और चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं, ठीक ना। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में समय लगेगा। आप ध्यान दीजिए, धावक जैसे कि मान के चलिए एगो व्यक्ति ए है, एगो व्यक्ति बी है, एगो व्यक्ति सी है, तीनों व्यक्ति एक गो स्थान से मान के चलिए किसी पॉइंट से क्या किया दौड़ना प्रारंभ किया। अब तीनों व्यक्ति एगो दौड़ा है तो उसको लगा है 3 घंटा, एगो को लगा है 3 घंटा टाइम, ठीक ना, एगो को लगा है 4 घंटा टाइम लगा है, ठीक ना, एगो को कितने घंटा टाइम लगा है, एगो को लगा है 5 घंटा क्या लगा है, सॉरी 8 घंटा क्या लगा है समय लगा है। तो आप ध्यान देना ये है जो तीनों एबीसी जो है पुनः अपने स्थान पे कब मिलेगा, तो पुनः जो अपने स्थान पर मिलता है इसके लिए अपने लोग को निकालना पड़ता है एलसीएम। तो याद रखेंगे जब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो वहां पर आप लोगों को सोचना नहीं है ज्यादा, आप लोगों को क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो देखिए तो 3, 4 और 8 का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो भाई इसको 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 1 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ 4, 2 से लगाएंगे 2 और 2 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 गुने, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 बराबर 3 को क्या लिखेंगे 3 गुने 1। अब देखिए 4 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 गुने 1, 8 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 3 गुने 1। तो आप लोग बताएंगे देखिए 3 तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना, और यहाँ देखिए 2 यहाँ दोनों जगह कॉमन है तो 2 का पावर क्या आ जाएगा 3, यानी 8 गुना करेंगे, 3 8 कितना हो जाएगा 24, 24 से क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 24 इसका आंसर नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। 6 नहीं है, 8 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, ठीक ना। तो एलसीएम इसका कितना आया है, तो 3, 8, 3, 4 और 8 का एलसीएम कितना आया है 24 आया है। देखिए आपको ऐसे नहीं निकालना है एलसीएम, तो एक और तरीका है एलसीएम निकालने का, ठीक ना, स्मार्ट तरीका, आप लोग स्मार्ट दिमाग लगाएंगे तो एलसीएम ऐसे भी निकल जाएगा। देखिए जैसे कि आप लोग को निकालना था 3 का, 4 का और 8 का, ठीक ना, 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालना है तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा कौन है 8, 8 के खाते में 4 का खाते में 8 आ रहा है, 3 का में नहीं आ रहा है, 16 में आ रहा है, 24 में आ रहा है, तो भाई कौन बात कर रहे हो, अरे करे बातचीत थोड़ा कम करो, ठीक ना। तो समझो तो यहाँ पर क्या आएगा 24, 24 जो है इसके इस खाते में भी आएगा, चरका में भी आएगा, 18 में, इसीलिए 24 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक ना, याद रखना। चलो
अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है क्या, ये क्या है 0.32 दू पर 12 इस पर, अच्छा रैकरिंग होगा, इतना दू पर रैकरिंग होगा, ठीक ना, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक ना, को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए दू पर रैकरिंग है, तो ऐसे इसको हम लोग क्या क्या करेंगे, देखिए तो अपने लोग को क्या दिया है, ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसको कहा है पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, ठीक ना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, अक्सर आता है। देखिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, अपने लोग को मानना है, मानना क्या गो संख्या पर रैकरिंग है, एगो पर रैकरिंग है, तो अपने लोग मानेंगे x इक्वल टू 0.3222 ऐसे करके रिपीट होगा, ठीक ना, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब ध्यान देना है एगो संख्या पर रैकरिंग है, इसीलिए 10 से गुना करना है, तो दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ 10 से क्या करने पर, गुना करने पर, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 10 से गुना करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, 3.222 ये क्या आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 हमारे पास है, समीकरण 1 यहाँ है, हमको यहाँ रख देना है। समीकरण 1 क्या है, x बराबर में क्या है 0.322 ऐसे ही करके 2 बढ़ते, ये भी 2 बढ़ा सकते हो, जितना भी लिख सकते हो तुम। समीकरण 1 हो गया। आगे देखो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पर ध्यान देंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण क्या करेंगे 1, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो घटा देंगे, यहाँ घटा देंगे तो 10 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 9x, ठीक ना, इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा देखिए 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, कट हो रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पे हमारे पास हो रहा है ये 2 कट गया, 2 कट गया हमारे पास, ठीक ना, रैकरिंग था 3 दशमलव, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 ये है 3.22, ठीक ना, यहाँ पे 2 है, ठीक ना, 2 का मतलब 12, ठीक ना, 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बच जाएगा, ठीक ना, तो 2 दशमलव यहाँ पे क्या हो रहा है 9 हो रहा है, ठीक ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2.9 अब बटे में 9 एक हटाएंगे तो 29 बटा क्या हो रहा है 90 हो जाएगा, 29 बटा 90 कहीं आंसर है, 29 बटा 90 ये क्या हो जाएगा, इसका रैक दशमलव उड़ाएंगे 0 देंगे, 29 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29 बटा में 90, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 है, 2 का मतलब 12 हो गया, 12 में से 3 जाएगा तो कितने हो जाएगा 9, और यहाँ पर 3 है, एक उसको दे दिए तो कितना बचा 2, 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2.9 हो गया, इसीलिए x बराबर क्या होगा 2.9 बटा में क्या हो जाएगा 9, रैकरिंग यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे 0 देंगे नीचा में तो 29 बटा क्या आ जाएगा 90, देखिए 8 बटा 25, इसको ये तो नहीं होगा, ये रहा 29 बटा 90, आंसर इज बी, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ये क्लास 9 के पहला चैप्टर में आप लोगों को मिल जाएगा, क्लास 9 में 9 के पहला चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन 10th में भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ऑब्जेक्टिव इसमें से एक वो पूछबे करता है हर एक साल, ठीक ना, तो आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी जल्दी से 2-4 क्वेश्चन और बच गया, बस वही करवाना और कुछ नहीं करवाना। देखिए 10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा, देखिए भाई 10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात, तो आप लोग को पता होना चाहिए जो लॉसो और मौसो का जो अनुपात ज्ञात करना है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 10 और 20 का पहले हम लोग देखिए, अगर एलसीएम निकालना है आप लोग को तो एलसीएम देखिए, यहाँ पर एलसीएम आप लोग को डायरेक्ट याद रखिए, 10 है और 20 है तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 20, ठीक ना, एचसीएफ क्या आएगा, तो 10-20 में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, ज्यादा ज्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक ना, तो ज्यादा ज्यादा हम लोग ले सकते हैं 10 कॉमन ले सकते हैं, ठीक ना, तो 10 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 10 1:2 हो रहा है, रुकिए एक सेकंड, इसका हम निकाल ही के देख रहे हैं, ठीक ना, एचसीएफ निकाल के देख रहे हैं। अगर हम लिखेंगे 5 गुना 2, 5 गुना क्या लिखेंगे 5 के पावर 1 गुना 2 का पावर 1, इसको क्या लिखेंगे 5 के पावर 1 गुना 2 के पावर 2 लिखेंगे, ठीक ना, तो एचसीएफ, अरे यार एचसीएफ तो आ जाएगा, एलसीएम जो होगा अगर 10 से आएगा तो 10 कथी कथी का अनुपात लॉसो, अच्छा लॉसो 20 अनुपात अगर 10 करेंगे तो काटेंगे तो क्या आएगा 2:1 आएगा, 2:1 है कहाँ पे, यहाँ पे 2:1 तो एक तो है नहीं, इसका मतलब इसका आंसर सभी क्या है रॉन्ग है, एक भी सही
नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा, 2:1 होगा, याद रखना है आप लोग को। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आएंगे जिसका आंसर ही यहाँ पे नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो आप लोग को उस वैसे वैसे सवाल को इग्नोर करके चलना है। चलिए बोकस सवाल हो गया, ठीक ना, इसका आंसर वैसे 2:1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 के प्रत्येक से क्या हो, भाज्य हो। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 से भी भाग लगे, जिसमें 20 से भी भाग लगे और 24 से भी भाज्य हो। तो सबसे छोटा जो है पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है, जिसमें 16 से भी भाग लगे, 20 से भी भाग लगे और 24 से भी भाग लगे। तो ऐसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16, 20 और 24 को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना है भाई इसमें पूर्ण वर्ग कौन है। ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, ये भी पूर्ण वर्ग है नहीं, पूर्ण वर्ग तो एक 1600 है या 3600 है। तो देखिए यहाँ पे 1600 पे आते हैं। तो आप लोग को पता होगा 1600 में जो है, यहाँ पे सबसे छोटी ना बोला हुआ है, तो 1600 में देखिए, 1600 में हमको आई थिंक लग रहा है 16 से तो भाग लग जाएगा, 20 से भी भाग लग जाएगा और 24 से जो होता है 1600 में भाग दे करके देखो तो भाई 24 से लगा करके देखो तो क्या हो जाएगा, 24 को कितने बार पढ़ोगे तो 24 को 160 हो रहा है, तो 24 5 120 और 24 छके कितना होता है 120 और 24 144 हो जाएगा। 144 के बाद 16 बचेगा, फिर 160, 24 से ये भाग नहीं लग रहा, लेकिन ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि एक को तो बचबे करेगा। एल्गोरिथम से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आंसर चूज कर सकते हैं। आप लोग को याद रखना है 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3600 ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2-4 क्वेश्चन ही है, बस फटाफट से हो जाएगा। √5 क्या है भाई, √5 क्या है जल्दी बताइए। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्याएं है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्याएं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 का दो संख्या ए, देखिए यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं ए और 18 का लॉस हो। देखिए पहला संख्या ए है और दूसरा संख्या क्या है 18 है, का लॉस हो का जो है एलसीएम, एलसीएम कितना है, एलसीएम 36 है और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है 2 है। तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो बताइए दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, ए गुना बी इक्वल टू एलसीएम ए बी का, ठीक ना, गुने एचसीएफ कथी का, यही ए बी का। तो इसमें से भाई एगो संख्या बताइए, एगो संख्या ए है, दूसरा संख्या 18 है, एलसीएम कितना है 36 है और ये क्या है 2 है, 18 उधर जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर काट देंगे तो 2 से काट देंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 4 ये क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट आंसर हो रहा है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा क्या होगा। देखिए भाई एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, दोनों का आपस में मेल होना संभव है, बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, दोनों का आपस में मेल होना संभव है। तो ये परिमेय तो कभी नहीं कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा हमेशा, पूर्णांक भी नहीं कहलाएगा, प्राकृत भी नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं बढ़ करके। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कहता है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आर के लिए कौन सा शर्त सही है। देखिए आर 0 से बड़ा और बराबर होता है और इससे बड़ा कौन होता है, इससे बड़ा बी होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है इज ए राइट आंसर। 0 से बड़ा ही नहीं होता है, 0 के बराबर भी होता है भाई, ये गलत है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पे बी के बराबर आर नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे भी बी के बराबर आर नहीं हो सकता, ये भी क्या है रॉन्ग है। राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आज का अब बस शेष 1-2 क्वेश्चन ही अपने लोग के पास क्या है बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं कर लेते हैं। बस 2 क्वेश्चन। रैंकिंग 3.27 है, एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए रैंकिंग दिया हुआ है, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। रैंकिंग दिया हुआ है, देखिए रैंकिंग दिया हुआ है लेकिन इसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हो, तो इसलिए एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या होगा, ठीक ना, क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक ना। इसको p/q के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना, इसीलिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज का ये आखिरी सवाल है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन क्या हो गया, होमवर्क के तौर पे ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। क्या है,
कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। 2/11, 11/88, 13/210 और 13/31/343। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक ना। और आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा, ये 30 क्वेश्चन का जो चैप्टर 1 का सीरीज था ये कैसा लगा, ठीक ना, आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक ना। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक ना, सपोर्ट करने के लिए।